Assalamu alaikum students. Now we are going for the second lecture of coordination compounds. पहले लेक्चर में जो मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कोड की थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक स्पेशल तरीके से लिखा जाता है जिसमें हम लॉन्ग ब्रैकेट्स बनाते हैं। लॉन्ग ब्रैकेट्स में आप दिखाते हो अंदर सबसे पहले मेटल रखते हो, फिर उसके बाद आप लीगेंड स्टार्ट करते हो। लीगेंड्स को आप छोटे ब्रैकेट्स में भी रख सकते हो या कोई लीगेंड ऐसा भी होता है जो हम ये छोटे ब्रैकेट्स के बगैर भी लिखते हैं। उसके बाद आप लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज करते हो। ये जो सारी चीजें इस लॉन्ग ब्रैकेट में आती है इसको आप कोऑर्डिनेशन सेफियर कहते हो। उस ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन सेफियर। आयोनाइजेशन सेफियर में इनको आयंस को बोला जाता है काउंटर आयन। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें दो सेफियर्स हैं, एक है कोऑर्डिनेशन सेफियर और एक है आयोनाइजेशन सेफियर। कोऑर्डिनेशन सेफियर में मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। ये जो लिगेंड्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें लोन पेयर लिगेंड से डोनेट हो जाता है किधर की तरफ, मेटल की तरफ। So we call coordination compounds are those compounds in which the metal is attached by ligands with coordinate bond. ठीक है। और ये Cl जो बाकी है वो बाहर आयोनाइजेशन सेफियर में रहता है। नाउ गोइंग फर्दर, उसमें हमने डिस्कस किया था मेटल के बारे में, लिगेंड्स कैसे कैसे होते हैं। हमने डेंसिटी डिस्कस की थी। डेंसिटी होता है कि आपका लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है। अगर यहाँ पर देखिए अमोनिया एक लोन पेयर दे रहा है तो हम इसको कहते हैं यूनिडेंटेट। ऐसे ही अगर कोई दो लोन पेयर देगा बाइडेंटेट। फिर हमने बहुत सारे देखा था हेक्साडेंटेट में 6 होता है। So we have seen already different types of ligands. Now एक और टर्म मैं ligands के बारे में ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पर। We have chelating ligands. We have chelating ligands. जो chelating ligands होते हैं, we have chelating ligands. Chelating ligands, फॉर एग्जाम्पल पहले समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं जिसमें आपका मेटल है M, इसको मैं En डाल रहा हूं। En लिगेंड है। En को बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन। 3 बार मैंने रखा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। फिर यहां पर भी कुछ है, लीजिए चलिए यहां पर भी मैं डालता हूं कुछ Cl3 है। मैं इस वाले सेफियर से इस वक्त मेरा मतलब है जो कोऑर्डिनेशन सेफियर में है। ये जो En होता है, En जो है इट इज लीगेंड। लीगेंड कौन है यहाँ पर? En। ये कौन सा लीगेंड है? ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट का मतलब होता है जिसमें एक ही दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। इट्स अ बाइडेंटेट, दैट मींस 2 लोन पेयर देगा, 2 लोन पेयर्स देता है। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। मेटल En में ये है En आपके पास, जिसको हम बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन। आपके पास इथिलीन डाइअमाइन है। NCH2 NH2, ये हो गया एक इथिलीन डाइअमाइन। आपके पास 3 है तो आप ऐसे ही दूसरा वाला बना रहा हूं मैं यहां पर। NH2 CH2 NH2, ये हो गया दूसरा। ऐसे ही हम तीसरा बनाएंगे NCH2 CH2 NH2, ये हो गया तीसरा। तो देखिए आप ये जो इथिलीन डाइअमाइन है, ये जो लिगेंड है, ये रिंग बनाता है क्योंकि ये 2 तरीके से अटैच होता है ना। यहां से अटैच हो गया और यहां से अटैच हो गया, तो ये इसने एक रिंग बनाया। जो लिगेंड रिंग बनाता है मेटल के साथ उसको हम कहते हैं कीलिएटिंग लिगेंड। लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग, लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग इज कॉल्ड कीलिएटिंग लिगेंड। उसको हम कीलिएटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मेटल कीलिएट।
आप कीलिएट भी बोल सकते हो, चीलिएट भी बोल सकते हो, ऐसे भी प्रोनाउंस होता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीलिएशन। कीलिएशन। तो कोई भी लिगेंड जो मेटल के साथ रिंग बनाता है, उसको हम कहते हैं कि ये लिगेंड कीलिएटिंग लिगेंड है। ये कंपाउंड जो बनेगा इज अ मेटल कीलिएट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीलिएशन। अगर आप ऐसे देखें, जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दूसरे एग्जांपल दे दूं, मेरे पास ये जो मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूं, MnH3 था 6 टाइम्स। इसमें मेटल किसके साथ है? अमोनिया के साथ। अमोनिया कौन सा लिगेंड है? यूनिडेंटेट। क्या इसमें रिंग बनेगा? नो, ये रिंग नहीं बनाएगा। तो ये कीलिएट लिगेंड नहीं है। कीलिएट यूनिडेंटेट कीलिएट लिगेंड नहीं हो सकता। सो कीलिएट लिगेंड कौन है? जो बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, दैट मीन बाई के आगे आगे जो सारे हैं, बाई लेके वो सारे के सारे बनाएंगे कौन सा? मेटल कीलिएट बनाएंगे। और उन लिगेंड्स को क्या कहेंगे? मेटल कीलिएट्स कहेंगे। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट डाल दूं। स्टेटमेंट ये है, लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स वो कौन से? डोनेटिंग, जो डोनेट करते हैं 2 or more than 2 lone pairs are called chelating ligands। तो इनको हम कहेंगे भाई क्या? इनको ही हम कहेंगे chelating ligand, क्योंकि रिंग बनना जरूरी है। तो यूनिडेंटेट कीलिएटिंग लिगेंड नहीं बनाएगा। नाउ ये जो कीलिएटिंग लिगेंड्स, कीलिएटिंग कंपाउंड्स होते हैं, दे आर स्टेबल। मेटल कीलिएट कंपाउंड्स आर more stable than normal complexes। मेटल कीलिएट कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो होता है, उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके पीछे रीजन भी है, दैट इज इट इज एंट्रोपी ड्रिवन। दैट मीन ये जब बनता है इसमें एंट्रोपी से फायदा होता है, एंट्रोपी का फायदा होता है। दैट मीन एंट्रोपी इसको फेवर कर रही है मेटल कीलिएट को बनने में। इसको हम नॉर्मल एग्जाम्पल पे भी समझ सकते हैं। मेटल कीलिएट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आपके पास एक, दैट मीन मेटल को एक ही चीज, एक या एक से ज्यादा, दैट मीन लिगेंड्स लोन पेयर देते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल पे ट्रीट करता हूं। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहां पर बनाता हूं इसको, पूरा सोचिएगा इसको कैसे हम लेंगे। एंट्रोपी ड्रिवन क्या है ये? मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है मेटल EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर है NH2 NH या N है खाली। इसका स्ट्रक्चर मैं पीछे वाले लेक्चर में बना भी चुका हूं, O नेगेटिव, ठीक। CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर ये लिंक है बीच में CH2 के साथ, N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। ये एक ऐसा लिगेंड है। अब अगर इसके बीच में मैं मेटल रख रहा हूं, ठीक, यहां से ये इसको लोन पेयर देगा, यहां से ये देगा, यहां से ये देगा, ये भी देगा, यहां से ये 4 ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ये नाइट्रोजन यहां से दे रहा है, और ये नाइट्रोजन यहां से दे रहा है, हो गए 6। दैट मीन इस कॉम्प्लेक्स में एक ही लिगेंड ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितने चाहिए थे वो इसको दे दिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स की, MnH3 6, ठीक है,
यहां पर आपका जो मेटल है उसको अमोनिया दे रहा है, यहां से अमोनिया दे रहा है, यहां से अमोनिया दे रहा है, यहां से भी अमोनिया दे रहा है। ये कीलिएट नहीं है, ये कीलिएट है। ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इसके बहुत रीजंस है। एक रीजन जो मैंने आपको बता दिया वो एंट्रोपी पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी वजह से इसकी एक बॉन्ड टूट गया, अगर एक बॉन्ड टूट गया, लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, फिर भी 5 बॉन्ड्स तो वहीं पर है ना। दैट मीन इस मेटल को फिर चांस मिलेगा, क्योंकि ये ओ कहीं गया नहीं, ये बॉन्ड किसी वजह से अगर टूट भी गया, इस ओ को फिर चांस मिलेगा, ये इसके साथ फिर बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि लिगेंड वहीं पर है, लिगेंड कहीं गया नहीं। लेकिन अगर ये किसी वजह से यहां पर एक बॉन्ड टूट गया, ये गया तो ये सोल्यूशन में जाएगा, फिर इसको वापस आने के इधर चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपका ये NH3 टूट गया, ये सोल्यूशन में चला जाएगा, फिर इसको वापस बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन ये यहीं पर होने की वजह से ये इसके साथ फिर बन सकता है। दैट मीन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जो है ना, इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत सारा है एज कंपेयर टू दिस। सो नॉर्मली हम याद रखेंगे, जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते, मेटल कीलेट्स होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इस पॉइंट को याद कीजिए, रखिएगा। दिस इज अबाउट द कीलिएशन एंड कीलिएट्स क्या होता है। चलिए एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करता हूं, जो आपको पूछा जा सकता है। मेरे पास मेटल है, इसके साथ इसका जो लिगेंड है वो EN है, इथिलीन डायमाइन, ठीक है। मेटल और भी है, मेटल के साथ लिगेंड है, एक लिगेंड मैंने बता दिया EN है, इथिलीन डायमाइन। आप ऐसे लिखाओगे, इथिलीन डायमाइन NCH2 CH2 CH2, इट इज NH2। ये यहां से इसको लोन पेयर दे रहा है, यहां से ये लोन पेयर दे रहा है। इसने रिंग बनाया ना, कितना रिंग बनाया? एक रिंग बनाया, इसने रिंग बनाया, 1 रिंग। एक इथिलीन डायमाइन कितने रिंग्स बनाता है? एक बनाता है। अब अगर हम ये ले M डाई-N, ऑब्वियसली डाई-N, डाई-N क्या होता है? इट इज ए ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसका स्ट्रक्चर मैं पीछे भी बना चुका हूं, और ये मैं यहां पर बना रहा हूं। एक मैंने ट्राई-N बनाना है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये है ट्राई-N। ट्राई-N होता है ये यहां और यहां। ट्राई-N होता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएमाइन। इथिलीन, कितने इथिलीन है? डाई-इथिलीन, डाई-इथिलीन ट्राइएमाइन, डाइइथिलीन ट्राइएमाइन इज नोन एज डायन, जो आप लिखते हो ऐसे। कितने डेंटेट है? ये 3 डेंटेट, दैट मीन इसकी डेंटिसिटी 3 है, ट्राइडेंटेट है। तो रिंग्स कितने बनाए? ये हो गया एक रिंग, ये हो गया दूसरा रिंग, तो इसने 2 रिंग्स बनाए। तो इन शॉर्ट, आप अगर आपको कोई बोल रहा है नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय एनी लिगेंड, नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय एनी लिगेंड, तो आप सीधे ले सकते हो डेंटिसिटी -1। इथिलीन डायमंड की डेंटिसिटी क्या थी? 2 - 1, दैट मीन ये एक रिंग बनाता। डायन की डेंसिटी क्या थी? 3, इसकी डेंसिटी 3 है, 3 - 1, तो ये 2 बनाता है। ऐसे ही अगर आपको ट्राई-N में पूछेगा रिंग्स, ट्राई-N टेट्राडेंटेट है, इसमें जो रिंग्स बनेंगे वो बनेगा 4 - 1, दैट इज 3 रिंग बनाएगा। अगर आपको EDTA के बारे में पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो रिंग्स EDTA हेक्साडेंटेट -1, 5 रिंग्स। तो ऐसे हम रिंग्स बता सकते हैं अगर हमें डेंटिसिटी मालूम है। So moving towards the next side, ये टर्म्स याद रखिएगा। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इट इज होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक का मतलब हो गया सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लीगेंड्स।
मतलब आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें आप लिगेंड डाल रहे हो, इसमें जो लिगेंड है वो अमोनिया है, खाली अमोनिया ही लिगेंड है, एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है इसमें, तो दिस इज होमोलैप्टिक। दूसरा होता है हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक इट इज होमोलैप्टिक एंड दिस इज हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्या मतलब, ये लीजिए मेरे पास कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया भी है, इसमें Cl भी है, इसमें और भी कुछ हो सकता है, अगर नहीं भी होता तब भी ये हेटेरोलैप्टिक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ गए ना, एक ही टाइप ऑफ लिगेंड नहीं है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स जो है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोलैप्टिक। तो टर्म्स को याद रखिएगा कि होमोलैप्टिक क्या होता है, हेटेरोलैप्टिक क्या होता है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म और है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बहुत जगह पे आएगा, सॉलिड्स में भी आएगा, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इसका मतलब होता है नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं। यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसके बीच में, बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल। मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बेटा, ऐसे मैं अगर बता रहा हूं MnH3 6, ठीक है, हम जानते हैं ये कौन सा लिगेंड है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल से, तो जब एक अमोनिया एक बनाएगा तो 6 कितने बनाएंगे, तो 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। आया बेटा समझ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं COF6, ठीक है, इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सबसे पहले आपका काम देखना है कि लिगेंड कौन है। लिगेंड है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसका इट्स अ यूनिडेंटेड लिगेंड, दैट मीन एक फ्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 कितने बनाएंगे, 6, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6। नाउ अगर आपको मैं ऐसे दे दूं, मेरे पास कोई है मेटल, इसमें EN है, इथिलीन डायअमाइन है, ठीक, तो यहां पर कैसे बताए कोऑर्डिनेशन नंबर। इथिलीन डायअमाइन कौन सा लिगेंड है, इथिलीन डायअमाइन बाइडेंटेट है, दैट मीन एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे, टोटल में 6 बनाएंगे ना। एक EN कितने बनाता है, 2, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो टोटल में 3 है, 3 कितने बनाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जो यूनिडेंटेट होता है वहां पर आप सीधे फॉर्मूला पे देखो कितना है, तो वो आप लगा सकते हो, लेकिन जो आपका बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, उसको पूरा देख के पहले कि उसकी डेंटिसिटी क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लगाना है। ऐसे ही अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, मेरे पास मेटल है, इसमें है चलिए EN है 2, और है आपके पास आपने और इसमें साइनाइड डाला है, ठीक, साइनाइड डाला है, चलिए और एक चीज डालते हैं, इसमें क्लोरीन भी डालते हैं। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ये जो है, ये है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब एक EN 2 बॉन्ड्स बनाएगा, एक EN जब 2 बॉन्ड्स बनाएगा तो 2 कितने बनाएगा, 4, तो इसकी वजह से 4। ये बनाता है एक ही, हो गए 5, ये बनाता है 1, 6, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो बेटा इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। नाउ मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल छोड़ता हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा। जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं आपके पास मेटल है, EDTA है, इसमें बताइएगा मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल है AC, ये भी मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए।
ट्राई कीजिएगा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। So moving towards the next part, now oxidation number. Oxidation number of metal, the oxidation state of metal, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। देखिए मैं एक एग्जांपल पे आपको ये समझा रहा हूं। अगर आपने रिडॉक्स में देखा होगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वही चीज आपको रिपीट करनी है। ये हमारे पास एक मेटल है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें बोला गया है कि आप इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखेंगे बाहर क्या है, बाहर है पोटेशियम। पोटेशियम किस ग्रुप का है? इट इज अल्कली मेटल, ग्रुप फर्स्ट। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। सोडियम की जैसे, लिथियम की जैसे, वहीं पर है ये। तो कितने हैं आपके पास? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। टोटल कितने हैं आपके पास? 4 हो गए ये इसकी वजह से। आयरन, आयरन का आपको निकालना है X। कितने आयरन है आपके पास? एक ही है। अब रहा लीगेंड। आप लीगेंड को पहले देखिए, लीगेंड है क्या? ये है Cn नेगेटिव होता है, साइनो। मैंने पिछली बार भी, पिछले लेक्चर में आपको लिस्ट बना के दी है, वहां पर आप भी देख सकते हो कि लीगेंड का चार्ज क्या होता है। वहां पर मैं साथ में कह रहा था कि चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। तो Cn साइनो बोलते हैं इसको, नेगेटिव, इस पे चार्ज है। अब एक Cn पे नेगेटिव, दैट इज -1, टोटल कितने हैं? 6 इज इक्वल टू 0। सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द सबस्टेंसेस, ऑल द स्पीशीज इज 0। तो यहां से फिर क्या करना है? X को निकालना है वैल्यू। ये हो गया 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सो X जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका निकलेगा +2। तो ये आयरन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे भी पूछ सकता था, ये ऐसे भी आपको दे सकता था, FeCN6 4 नेगेटिव, ये यही है। इसमें पोटेशियम नहीं रखा, पोटेशियम को बाहर निकाला। जब आप 4 पोटेशियम को 4 पॉजिटिव को बाहर निकालोगे कॉम्प्लेक्स से, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा? 4 नेगेटिव। ये जो लिखा होता है ऊपर इसके, दिस इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। तो है क्या? अब बताइए मुझे, अब X निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, मुझे X निकालना है। कितने आयरन है? एक है, एक का आपने रखा है X। साइनाइड का आपको पता है, अब -1 × 6 इज इक्वल टू, जो चार्ज है इज इक्वल टू के बाद -4। सॉल्व कीजिए। सो X इज -4 + 6, दैट इज 2 + 2। तो ये हो गया आयरन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो बेटा, मेरे पास है यहां पर NiCO4 और कुछ नहीं। जब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मींस ये 0 है, और यहां से भी कुछ नहीं है आयोनाइजेशन से फेयर में, तो इसका मतलब ये 0 है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जब यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर भी कुछ नहीं है, देन वी कॉल इट न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस वक्त ये न्यूट्रल है। मुझे बताना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ठीक, वी डू। कितने निकल है? एक है, X रख दिया हमने निकल के लिए। CO, लीगेंड कौन है? CO, इट इज नोन एज कार्बोनिल। कल भी मैं दिखा रहा था, इट इज ए न्यूट्रल लीगेंड। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। कितनी बार है? 4 इज इक्वल टू, कोई चार्ज वार्ज कुछ है नहीं। सो X इज +0 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू 0। तो यहां पर निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0। नाउ अगर ऐसे दे दे COEN3 Cl3, कोबाल्ट का निकालना है। कोबाल्ट X
1 एक बार है। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड बता चुका हूं कल पिछले लेक्चर में। 0 3 क्लोरीन का -1 होता है 1 का 3 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट का यहां पर आ गया 3। ये देखिए COOX 3 नेगेटिव। कोबाल्ट फिर से रखेंगे x कितनी बार 1। OX ऑक्सिलेटो, ये होता है ऑक्सिलेटो लिगेंड। बाइडेंटेट है चार्ज, मुझे बाइडेंटेट के साथ मतलब नहीं है। चार्ज कितना है 2 है ना, -2 × 3 और ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है -3। सो x -6 -3, x इज इक्वल टू -3 + 6 दैट इज इक्वल टू +3। ये हो गया कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पर। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो उसका सेंट्रल मेटल है वहां उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल डबल सॉल्ट, व्हाट डबल सॉल्ट मींस। पहले डबल सॉल्ट क्या होता है, ये मैं एक डबल सॉल्ट लिख रहा हूं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 12 टाइम्स। दिस इज नोन एज, इसका नाम जो है इट इज मोहरस सॉल्ट। मोहरस सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम। ये कौन सी एग्जांपल से है, डबल सॉल्ट की एग्जांपल है। डबल सॉल्ट आपको पता है कैसे बनता है। आप कंपाउंड लेते हो फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट, इसको ट्रीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड में। जब आप इसको ट्रीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड में, ये आपको ये देता है। दैट मीन दो स्टेबल कंपाउंड्स को आपने मिलाया इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास ये बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। ऑब्वियसली एक्वस में, वाटर में सारी चीजें हैं, तो ये चीज बन गई जिसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं। अब नजर डालते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मैं कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लूंगा, लीजिए जो मैं ले ही रहा हूं, CONH3 6Cl3, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आपको पता है ये कैसे बना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये आपने बनाया था COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड प्लस अमोनिया, इन दो की कॉम्बिनेशन दे रही है आपको ये, इन दोनों की रिएक्शन दे रही है आपको ये कॉम्प्लेक्स। तो ये भी दो स्टेबल चीजों, दो स्टेबल कंपाउंड से आपको पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना। ये भी दो स्टेबल चीजों से आपके पास ये डबल सॉल्ट बन गया। लेकिन जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये आपको देगा आयरन 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, आयंस अमोनियम पॉजिटिव, ये आपको आयंस देगा। जिससे भी ये बना है वो सारे आयंस आपके पास होंगे। लेकिन जब आप इसको डिसॉल्व करोगे पानी में, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये आपको देगा CONH3 6 प्लस 3Cl नेगेटिव। अब जब आपने 3Cl नेगेटिव निकाले, यहां पर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव। तो जो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दैट मीन लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर है, वो इसने अंदर ही रखा, उसके साथ कुछ भी नहीं हो पाया। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो सिर्फ बाहर निकला।
ये पूरा टूट गया, जितने भी इसमें सारी चीजें थी सब अलग अलग हो गई। लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, तो वो अंदर इंटैक्ट रहा, वो टूटा नहीं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड डबल सॉल्ट्स। In double salt, when we dissolve double salt in a water, it will give all the ions, all the constituent ions जिससे ये बना था। While as in case of coordination complexes, when we dissolve it in water, it gives only the ionization sphere। जो इसका ionization sphere है ना, वो बाहर निकलता है, वो ions बनाता है। And the coordination sphere remains intact। coordination sphere पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एक अलग चीज रह जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसमें। देखिए, इसके आप थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं इसमें क्या क्या और पूछ सकते हैं आपको। मैं आपको यहां पर दो चीजें दे रहा हूं बेटा। ये है आपके पास NiCO4 निकल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एंड इसको यहां कुछ नहीं होता है, जैसे मैं एग्जांपल में समझाया था पीछे की। और है मेरे पास यही CONH3 6Cl3। आपको बोलना है विच वन कंडक्ट्स, इन दोनों में कंडक्शन कौन दिखाएगा पानी में, विच वन कंडक्ट्स इन वाटर। ठीक है, देखिए जब ये पानी में जाएगा ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है, यहां मत है कुछ, तो कुछ नहीं है। और इस पे कोई चार्ज है, कुछ नहीं है, it remains as it is। No ion is formed। जब कोई आयन नहीं बना, it does not conduct, ये कंडक्ट नहीं होगा। जो इसके अंदर चीजें हैं वो तो अंदर है बराबर ऐसे ही, वो टूटेगी नहीं पानी में, जैसे मैं अभी कह रहा था। जब आप इसको पानी में लोगे, ये देगा आपको वाटर में CONH3 3 पॉजिटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव और देगा 3Cl नेगेटिव। तो आयंस आ गए, इट कंडक्ट्स, ये कंडक्ट करेगा। तो ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट करें। या आपको दूसरा डायमेंशन दिखाता हूं इसका प्रूव करने का मतलब सिर्फ यही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट रहता है और जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है वही सिर्फ टूटता है। देखिए, दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको दे रहा हूं प्लैटिनम, इसके साथ हमारे पास अमोनिया है 6 और 3Cl है। ठीक, इसको आपने डाला, या ऐसे आप लिखते हो ना Cl3, ऐसे, इसका मतलब होता है, ये जो मैं लिख रहा हूं Cl3, इसका मतलब 3Cl है। इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं AgNO3 के साथ। दूसरी बार मैं आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं PTNH3 5Cl2, इसको आप ट्रीट कर रहे हो AgNO3 के साथ। तीसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं PTNH3 5Cl2 Cl AgNO3 AgNO3। ठीक, अब आपको यहां पर जो रिएक्शन है AgNO3 की वो Cl के साथ है, क्योंकि AgNO3 मेन रिएक्शन जो Cl की होती है, AgNO3 क्या होता है, AgNO3 Cl के साथ मिलता है, Cl नेगेटिव के साथ, ये बनाता है AgCl प्रेसिपिटेट। अब आपको देखने हैं यहां पर कितने मोल्स ऑफ AgNO3 AgCl बनेंगे। यहां पर जब आप देखोगे आपके पास 3 AgCl बनता है, यहां पर देखते हो आपके पास 2 AgCl बनता है, यहां पर देखते हो यहां पर आपके पास 1 AgCl बनता है। ऐसा क्यों? इसके पास भी 3 क्लोरीन, इसके पास भी 3 क्लोरीन, इसके पास भी 3 क्लोरीन। नहीं भाई, इसके पास ये जो 3 क्लोरीन है वो आउटसाइड द स्फीयर है, अवेलेबल है। इसके पास 2 आउटसाइड है तो 2 ही अवेलेबल है, जो अंदर है वो अवेलेबल नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। इसमें 2 अंदर है, 1 बाहर है, इसलिए AgCl भी कितना बना, 1 बना। तो इस तरीके से अगर बाहर कोई Cl नहीं होता तो बाहर कोई AgNO3 ना, अगर कोई Cl बाहर नहीं होता ना तो AgCl कुछ भी नहीं बनता। तो इन दिस वे वी प्रूव दैट कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो एक सिंगल एंटिटी बिहेव करता है।
वो ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो ना डिसोसिएट होता है। फिर सिर्फ पार्टिसिपेशन अगर देखा गया है वो किसका, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होता है, जो बाहर होता है। रेस्ट वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर।